हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का पोल साइंस का, जिसका नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशन। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो नहीं देखा आपने तो पहले वो जाकर देखना, और अगर देख भी लिया तो एक बार दोबारा जाकर देख लेना, चीज़ अच्छे से रिकैप हो जाएगी। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं यार, अगर आपका या आपके किसी दोस्त का हिंदी मीडियम है तो एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। बेसिकली वो प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लिश के नोट्स के साथ समझा रखा है, वहाँ पर हिंदी के नोट्स के साथ समझा रखा है, तो वो वीडियो आप शेयर कर सकते हो। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना स्टार्ट हुआ था। याद है ना आपको कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले बनना स्टार्ट हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनके ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी जी 9 दिसंबर 1946 को। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका था वैसे, बट क्योंकि वो ओरली बताया था मैंने, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले यही वाला टॉपिक नोट्स के साथ या मतलब रिटर्न में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलो जी ओके। तो पहली जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उस पहली मीटिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट को चुना गया, जिनका नाम था जी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद 2 दिन बाद, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, उसके बाद 11 तारीख को एक और मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग हुई, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट को चुन लिया गया। मतलब टेम्पररी तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो सोचा कि परमानेंट चुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इसलिए 11 तारीख को, 9 तारीख के एक दिन छोड़ के फिर एक दिन, यानी 10 को छोड़ के 11 तारीख को एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट को चुन लिया गया, जिसका नाम था जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी मैं आपको बता चुका था। फिर जो तीसरी मीटिंग हुई वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन हुई, यानी कितनी तारीख को, 13 तारीख को। और 13 तारीख को जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, कौन थे, थोड़ा सा सुना सुना सा नाम लग रहा होगा, ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। तो इन्होंने ना कुछ पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट्स को बोला गया जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो। बेसिकली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। उस टाइम तो नहीं लिया गया, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बोला डायरेक्टली ऐड कर दिया, ऐसा नहीं हुआ, बट बाद में उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कहाँ देख सकते हो, तो मैं आपको बताऊँ, आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठाना, थोड़े से पेज पलटोगे ना स्टार्टिंग के, तो आपको मिलेगा प्रीएम्बल, वही है जी हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और जो राजेंद्र प्रसाद थे, एक और बात बता देता हूँ, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्रधानमंत्री थे, और ये राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी ओके। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, उसमें टोटल मिला के 8 कमेटी थी, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी उसका नाम था जी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये मैं आपको वैसे पहले ही बता चुका था। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, ठीक है, और इस 7 में से एक जो थे उनके हेड थे, जिनका नाम था जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बेसिकली है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ये कमेटी बनाई थी, कब बनाई थी, ये 29 अगस्त 1947 को, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, यानी पहले क्या चीज़ आएगी बाद में, ये सारी की सारी चीज़ें, एक स्ट्रक्चर तैयार करना कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों, आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट बनाना। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट बनाया था। ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ठीक है, 2 सेकंड लगेंगे, बट एक तरह से इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आगे वर्क करने का। एक तरह से मतलब रहता है कि हाँ यार, मेरे पे भी प्रेशर है, बच्चे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को भी अपनी तरफ से बेस्ट देना है। तो 2 सेकंड लगेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट है हमारा कि इस साल थोड़ा 1 लाख करेंगे। मुश्किल है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी लग रहा है अभी, बट आई होप कि आपकी हेल्प से ज़रूर हो जाएंगे। ओके जी, जैसे 10th वाले बच्चों ने सपोर्ट किया, आई होप अब आप 11th में आ गए हो तो उससे ज़्यादा सपोर्ट करोगे। ओके चलो जी, अब मैं आपको बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसका और भी कुछ रीज़न है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है 2। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन और दूसरा है प्रोसीजर। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है,
एक तरह से नेगोशिएशन, बात करना हर चीज़ में। तो यही है एक्चुअल में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने हर चीज़ पे बहस करी, हर चीज़ पे बात करी, ठीक है। उन्होंने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट में काम नहीं किया, उन्होंने पूरा नेशनल इंटरेस्ट में काम किया। ऐसे नहीं कि जी इसके लिए काम करो, इसके लिए नहीं, कंट्री के लिए क्या अच्छा है वो उन्होंने देखा, और इसी की वजह से माना जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि 2 फैक्टर विच गेव अथॉरिटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप बताना कि एक तो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन और एक है दूसरा प्रोसीजर। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, क्यों इतना अच्छा माना जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। तो पहला रीज़न तो है जी प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, यानी हमने हर चीज़ को लेकर पहले उस पर वाद विवाद किया और हमने देखा कि कौन सी चीज़ हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। हमने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोच के काम किया, ठीक है। यही देखो लिखा हुआ है कि द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस इन एवरी सब्जेक्ट एंड फाइनली एडेड देम टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे ना, उन्होंने हर चीज़ पे बहस करी और फिर देखा कि यार इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, और फिर फाइनली डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके जी। और साथ ही में मैंने आपको बता दिया ये नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा काम करते थे, मतलब इनका जो इम्पोर्टेंस था वो नेशनल इंटरेस्ट था, ना कि कम्युनिटी इंटरेस्ट। ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नेशनल इंटरेस्ट को देते थे देन कम्युनिटी इंटरेस्ट, ओके जी। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हर चीज़ को लेकर बहस होती थी। तो यही लिखा है कि देयर इज़ अ डिबेट डिस्कशन अकर्ड बाय द अराइजिंग इशू अमंग द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब हर चीज़ को लेकर डिबेट होती थी, डिस्कशन होता था, तभी जाकर किसी निर्णय पर पहुंचा जाता था और उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता था, ओके। नेक्स्ट चीज़ है जी प्रोसीजर। हमने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया, ये एक तरह से फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, ये सारे के सारे थे। और मैं एक मज़े की बात बताऊं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से जिनकी बिल्कुल नहीं बनती। अगर मैं बात करूं अम्बेडकर जी की, तो उनकी गांधी जी से बिल्कुल नहीं बनती थी। मैं अगर बात करूं पटेल जी की, मतलब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी नेहरू जी से नहीं बनती थी, बट फिर भी उन्होंने साथ में आकर चीज़ों को डिस्कस किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब उन्होंने ऐसे नहीं किया यार ये लाया है, ये कोई प्रोविजन लेकर आया तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं किया उन्होंने। उस पर डिबेट करी, बहस करी और फिर देखा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बाद डिसीजन लिया गया, ओके जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, यही बात लिखी हुई है। और मैं आपको एक और बता दूं कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बातें होती थी ना, वो पब्लिक के लिए भी, मतलब पब्लिक भी उसको देख सकती थी, न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में छापी जाती थी वो चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वाद विवाद हो रहा है या जो भी डिबेट हो रही है, उसको बिल्कुल हमारे न्यूज़पेपर वाले छापते थे, ठीक है, जिससे लोगों को भी पता चलता रहे कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोगों के लिए बन रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो जी मैं आप एक बार ये रीड कर देता हूँ तो आपको समझ आ गया ना प्रोसीजर हमने क्या अपनाया। हमने हर चीज़ को, ठीक है, पहले उस पर डिबेट करी और साथ ही में लोगों को पता चले इसके बारे में, इसी के लिए हमने न्यूज़पेपर वगैरह में भी इसको छपाया और प्रेस वालों को भी बुलवाया कि आप इस चीज़ को कवर करो, ठीक है। तो इससे क्या है, लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और यही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, ओके जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो प्रोसीजर में यही है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट हैड 8 मेजर कमेटी, बता ही चुका था 8 मेजर कमेटी थी ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, ये सारे के सारे जितनी भी कमिटीज थी उनके कुछ हेड थे ये, ठीक है। और इसमें यही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बोली, दीज वर नॉट मैन हु एग्री विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ों पर वो डिसएग्री भी करते थे एक दूसरे से। अम्बेडकर जी जो थे वो बिटर क्रिटिक थे हमारे गांधी जी के, मतलब बहुत क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। और उनको ये अक्यूज़ करते थे कि आप है ना शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कर नहीं रहे, मतलब जो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके लिए कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे आप, ये इसीलिए हमारे जो BR अम्बेडकर जी हैं वो क्रिटिसाइज करते थे गांधी जी को। साथ ही में जो पटेल हैं यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी, वो भी एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे, ठीक है। चलो, और बट फिर भी नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर, उन्होंने सारों ने साथ में आके काम किया। ईच कमिटी यूजुअली ड्राफ्ट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। मतलब जो भी कमिटी होती थी, 8 कमिटी कोई ना कोई चीज़ लेकर आती थी कोई ना कोई टॉपिक पे, और फिर उस टॉपिक पे डिबेट होती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ओके। चलो जी, यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच द कंसेंसस विद द बिलीव दैट प्रोविजन
एग्रीड बाय ऑल वुड नॉट बी डिट्रीमेंटल टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। मतलब ऐसा क्यों किया जाता था, मतलब डायरेक्टली प्रोविजन ला किया, यानी किसी कमिटी ने प्रोविजन लेकर आ गई तो वो डायरेक्टली अप्रूव क्यों नहीं कर दिया जाता था, डिबेट क्यों करी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि एक तरह से सहमति बनाई जा सके सबकी, और साथ ही में ऐसा किसी ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि यार ये पर्टिकुलर कमेटी के इंटरेस्ट में है, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर लोगों के इंटरेस्ट में है, सबके इंटरेस्ट के लिए है। इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले डिस्कस किया जाता था कि जी आप सारे के सारे इस बात पे सहमत हो ना, ये सबके लिए अच्छा है ना, तो डाल देना इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, ये करा जाता था। ओके जी, ओके। एंड जो नेक्स्ट बात थी, सम प्रोविजन वर सब्जेक्टेड टू द वोट। और कभी कभार ऐसे होता था, कुछ लोग बोलते थे आना चाहिए, कुछ बोलते थे नहीं आना चाहिए, तो उसके बाद वोट करवाया जाता था कि जी मैक्सिमम लोग अगर इसके फेवर में तभी डाला जाएगा। ओके चलो जी, एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट क्वेरीज कंसर्न वाज रिस्पॉन्डेड विद अ ग्रेट केयर इन राइटिंग। हर चीज़ को लिखा गया, मैंने आपको बताया था ना, हर चीज़ को लिखा गया, जो हमारे प्रेस वाले थे लिखते थे और इसको न्यूज़पेपर वगैरह में छापते थे, क्योंकि उस टाइम टेलीविजन वगैरह इतना नहीं था, ठीक है। और टोटल मिलाकर 166 मीटिंग हुई, ठीक है, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन में 166 मीटिंग हुई, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के रेडी हुआ, ठीक है। कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 बन के रेडी हो चुका था, बट फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे बनता है। ओके, और ये जो भी सेशन वगैरह होते थे ये ओपन होते थे प्रेस के लिए और पब्लिक के लिए, कि प्रेस और पब्लिक दोनों देख सके जी क्या हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किन चीज़ों पर बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा है, ठीक है। चलो जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल दो ये क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली आप ढूंढोगे ना चैप्टर 1 में आपको नहीं मिलेगा, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर ये है कि वो रिजिड भी है, ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल। इसका क्या मतलब है, रिजिड का मतलब है जो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार चेंज आया है, बहुत बार अमेंडमेंट हुए हैं टाइम के साथ। कोई चीज़ें हैं, जैसे पहले क्या था कि आप सेम जेंडर शादी नहीं कर सकते थे, ऐसे बहुत सारे थे, नहीं कर सकते थे, बट आज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें लगा कि टाइम के साथ ये चीज़ बदलनी चाहिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया LGBT के राइट्स के लिए। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि कभी भी कोई भी बंदा चेंज कर दे, एक MP उठा के जी चेंज करो इसको, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ना ही ज़्यादा रिजिड है, ऐसा नहीं है कि कभी चेंज ही नहीं हो सकता, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बंदा उसे चेंज कर दे, तो ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल। ओके, तो यही लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड और नॉट फ्लेक्सिबल। तो ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन दैट अ स्पेशल प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स अमेंडमेंट, वेयर एज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ईजिली। देखो, रिजिड का मतलब होता है कि उसको बहुत टफ होता है चेंज करना, ऐसा भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज लाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो लाया जा सकता है, और ऐसे फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि कोई भी इजीली ला सके, ऐसे तो फिर यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज होता रहेगा बार बार। इसलिए ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल। मतलब रिजिड का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टफ है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, कभी बदला ही नहीं जा सकता, कोई चेंज मतलब अमेंड किया ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जा सकता है, कोई चेंज लाया जा सकता है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। दूसरी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि कोई भी एरा गहरा उसको चेंज कर दे, नहीं, एक प्रोसीजर फॉलो होता है, बट हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करके। तो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल। ओके जी, अगर बेसिकली ये वैसे बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, आप सिर्फ 6-7 पॉइंट ही याद करना है, या 5 भी करोगे एग्जाम में, 5 पॉइंट बहुत है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं जिससे आपको एग्जाम में ऐसा ना लगे जी क्या याद करूँ क्या याद ना करूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि जी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर स्टेट बोलता है या सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, या इसका मतलब यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन के बारे में बात नहीं करता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी रिलीजन नहीं है, जैसे पाकिस्तान एक तरह से आप कह सकते हो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, बट इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, इंडिया का कोई धर्म नहीं है। ओके जी, और जो हमारा स्टेट है वो रिलीजन से अलग रहता है, मतलब जो स्टेट है वो रिलीजन के मामले में नहीं बोलेगा, तब तक नहीं बोलेगा जब तक धर्म के नाम पे कुछ गलत ना हो रहा हो। ओके, तो यही बात लिखी हुई है कि द टर्म सेकुलर स्टेट मीन दैट ऑल द रिलीजन प्रेजेंट इन इंडिया गेट इक्वल प्रोटेक्शन। सब रिलीजन जो है इंडिया में इक्वल है, इंडिया की स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। ओके, और जो स्टेट है डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर। रिलीजियस इंटरफेयर मतलब रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट, तब तक कोई बुरा काम ना हो रहा हो धर्म के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तीसरा हमारा फीचर है कि हमने बहुत सारे प्रोविजन है ना दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फीचर है। ओके जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। यही है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रीड कर देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड प्रोविजन फ्रॉम द वेरियस कंट्री, मतलब अलग अलग कंट्री से हमने बहुत सारे प्रोविजन लिए हैं, उनको मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ आर कंट्री या हमारी कंट्री। मतलब अगर मान लो कोई प्रोविजन है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, और हमारी कंडीशन भी उससे मिलती जुलती है, तो हमें भी लग रहा है कि हमें ले लेना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो दूसरी कंट्री से लिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन भी आता है और हम इसके बारे में देखेंगे भी कि बहुत सारे अलग अलग कंट्री से कौन कौन से प्रोविजन थे जो लिए गए थे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखो जी, ये है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया ये नीचे लिखे हैं। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, डच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, सारे के सारे हैं। ठीक है, इसके बारे में करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जी हमारा फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि हमारी कंट्री के अंदर है ना दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, और इनके बीच में पावर जो है वो बटी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि जी सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनना। आप अगर इंडिया के सिटीजन हो ना तो आप सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन हो। ठीक है, आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते। आपको एक फनी फैक्ट बताता हूँ। हमारे पड़ोस में एक कंट्री है पाकिस्तान, नाम सुना होगा आपने। तो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है ना, एक तरह से आप कह सकते हो कि जी मतलब डिफेंस वगैरह को देखते हैं। ठीक है, तो वो जो मिनिस्टर हैं उनके पास कनाडा की भी सिटीजनशिप है, मतलब वो कनाडा के भी नागरिक हैं और हमारे पाकिस्तान के, हमारा क्या बोलूँ, मतलब पाकिस्तान के भी नागरिक हैं, पाकिस्तान के भी सिटीजन है वो और कनाडा के भी सिटीजन है ना। बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो आप कनाडा के सिटीजन हो सकते हो, यहाँ आप इंडिया के हो सकते हो, यहाँ आप किसी और कंट्री के हो सकते हो, अमेरिका के हो सकते हो, यहाँ आप इंडिया के हो सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी आप अमेरिका के भी सिटीजन हो, इंडिया के भी सिटीजन हो, और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी आपको एज ए सिटीजन राइट मिलते रहे और अमेरिका, ऐसा नहीं कर सकते आप सिर्फ एक ही कंट्री का पासपोर्ट है ना, सिटीजनशिप की पहचान होती है। मेरे कहने का मतलब इंडिया, जैसे कि मैंने वो पाकिस्तान का बताया, तो उनके पास कनाडा का भी पासपोर्ट है और पाकिस्तान का भी पासपोर्ट है, बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, आप एक ही कंट्री के नागरिक हो सकते हो, हमारी ही कंट्री के नागरिक हो सकते हो बस। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप टू एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री। हर कंट्री के बंदे को सिंगल सिटीजनशिप देता है। नो स्टेट इन द इंडिया कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑफ अनदर स्टेट। एक स्टेट का बंदा दूसरी स्टेट में जाता है तो उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है कोई साउथ इंडियन दिल्ली में आ रहा है तो मैं उससे डिस्क्रिमिनेशन करूँ कि जो आपका स्टेट नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। या मैं कभी साउथ में जाऊँ तो मेरे साथ हो, ऐसा कुछ नहीं होता इंडिया में। ठीक है, बेसिकली इस चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सारे के आप एक तरह से सिटीजन हो, आप कहीं भी रह सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। कुछ जगह है इंडिया में, जैसे कि मान लो जम्मू कश्मीर में आप घर नहीं ले सकते, अब तो हो गया है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2019 को अबॉलिश हो चुका है 370। बट अगर हम बात करें नागालैंड में भी कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आप घर वगैरह नहीं ले सकते, बाकी पूरे इंडिया में आप ले सकते हो। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, कि एक ही सिंगल सिटीजनशिप है और पूरी कंट्री के अंदर वही चलेगी और आप कंट्री में कहीं भी रह सकते हो कुछ जगहों को छोड़कर, और इस बेसिस पे आपके साथ किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पॉइंट रीड कर दूं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप टू एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री। नो स्टेट इन इंडिया कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑफ अनदर स्टेट। दिल्ली का हरियाणा के साथ हरियाणा का दिल्ली के साथ, दिल्ली का पंजाब के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कोई। मोर ओवर इन इंडिया एन इंडिविजुअल हैज़ राइट टू मूव टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ टेरिटरी को छोड़कर, मैंने आपको जैसे बताया नागालैंड वगैरह में। ठीक है, और उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर ट्राइब्स रहती है। ट्राइब्स का मतलब यार वो नहीं चाहती कि एक तरह से थोड़े बाकी, देखो ट्राइब्स के लोगों की खासियत बताता हूँ, वो है ना अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और देखो आप मानो या ना मानो, जहाँ पर है ना मॉडर्न लोग जाते हैं ना उस एरिया का सत्यानाश कर देते हैं, मतलब एनवायरनमेंट का। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी आप हमारे एरिया में मत आओ। अगर आप गए तो फिर सीधा ऊपर जाओगे, आप वापस नहीं आओगे, ऐसा सीन हो जाता है फिर वहाँ पर। समझ लो, अपने एरिया को लेकर, मतलब अपने एरिया को और अपने एनवायरनमेंट को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पॉजिटिव है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है कि इंडिया के अंदर 18 साल से ऊपर
कोई भी बंदा वोट दे सकता है, मेल हो, फीमेल हो या किसी अलग जेंडर का हो, सबको वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। जबकि हर कंट्री में ऐसा नहीं होता। जैसे 2050 से पहले सऊदी अरेबिया में सिर्फ और सिर्फ मेन को ही वोटिंग राइट था, वुमेन को नहीं था, है ना। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल एड्रेस फ्रेंचाइजी हर बंदा वोट दे सकता है। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और उसके कास्ट को लेकर, रेस को लेकर, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी को लेकर कि कितना पढ़ा लिखा है नहीं है, उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि तू चौथी फेल है या तू PhD करा हुआ है तो उसको वोटिंग राइट है, इसको नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको वोटिंग राइट इक्वल है। ओके, नेक्स्ट है जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग, अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, और कोई भी रूल वगैरह, लॉ वगैरह पास करवाना होता है तो हमें पार्लियामेंट से ही करवाना होता है पहले, ठीक है। यही बात लिखी हुई है कि इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और मैं आपको बता दूँ, पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा हेड होता है ना, वो कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और उसी के पास मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है। तो मैं रीड कर देता हूँ कि इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब दो लेजिस्लेचर, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। बाई कैमरल का मतलब होता है जहाँ पर दो हाउस हो, ठीक है। अगर हमें कोई रूल पास करवाना होता है ना, लॉ पास करवाना होता है, तो पहले राज्यसभा में या पहले लोकसभा, किसी में भी जा सकते हो, फिर आप राज्यसभा में जा सकते हो। मान लो पहले लोकसभा में गए तो राज्यसभा में गए, तो पहले मान लो राज्यसभा में आपसे वोटिंग होती है कि लॉ पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आप वहाँ से पास हो गए, फिर लोकसभा में जाओगे, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाएगा, फिर हमारा लॉ बनेगा, ठीक है जी। तो ये था बाई कैमरल, जहाँ पर दो हाउसेज हो, राज्यसभा और लोकसभा। ओके, एंड ये बता चुका हूँ मैं, लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा हो गया। इन इंडिया द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, एज यू ऑल नो कि इंडिया में जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट हमारा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बल्कियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहली मतलब बन के रेडी हुआ था ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल 26 जनवरी 1949 को, बिल्कुल जो नया नया बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, उसके बाद 12 पार्ट और 12 शेड्यूल थे। मतलब पहले 8 थे, फिर 12 हो गए थे, तो ये थे। आज की बात करूँ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जनवरी 2020 में 470 आर्टिकल है। देख रहे हो, 470, 395 थे, 470 आर्टिकल है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है जैन 2020 के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब एक जो पॉइंट है ना, वो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आपके पूरे चैप्टर में सिर्फ यही लाइन है जो ऐड हुई है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस। वो ये है कि अभी तक यानी 2019 तक का डेटा दे रखा है कि 2019 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 103 बार अमेंड हुआ है, यानी 103 बार चेंज आया है, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो, अब याद है ना, मैंने आपको बोला था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी दूसरी कंट्री से लिया गया है, ठीक है। अब देखो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, डू यू एग्री विद दिस, एक्सप्लेन हाउ, ठीक है। तो हाँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्री से हमने प्रोविजन लिए हैं। तो प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। पहले तो बात करते हैं जी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने अंग्रेजों के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो पहली चीज़ ली है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि जिसको 51% वोट मिलेंगे ना, उसी की गवर्नमेंट बनेगी। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बात हुई, 51 तो ये तो सब जगह होता है। नहीं, ऐसा सब जगह नहीं होता। सब जगह पता है क्या होता है कि मान लो 100% है टोटल, तो मान लो किसी पार्टी को 20% मिले, किसी पार्टी को 30% मिले, किसी पार्टी को 50% मिले। तो जिसको 20% मिले हैं, 20% मेंबर जाएंगे उसके पार्लियामेंट में, इसके 30% जाएंगे, इसके 50% जाएंगे। बट इंडिया में ऐसा होता है कि मान लो 50% अगर आपको वोट मिले हैं तो गवर्नमेंट आपकी ही बनेगी, मिक्स गवर्नमेंट नहीं बनेगी। ओके जी, तो ये बात हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी जो सबसे आगे रहेगा वही जीतेगा, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, संसद वगैरह है, और जो हमारे पार्लियामेंट का हेड होता है वो कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ओके जी, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी जो कानून है वो कैसे पास होगा और कानून कैसे बनेगा, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि जी लिबर्टी, ठीक है, फ्रीडम, और हमने फ्रेटर्निटी कौन सी कंट्री से ली है? फ्रांस से ली है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वासी फेडरल हमारा सिस्टम कहाँ से लिया है? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने जो है वो कहाँ से लिया, किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी है, तो आपको लिखना है जी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन।
ओके जी। और द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कानून बनाने की जो विधि है, कानून कैसे बनना है, वो भी हमने ब्रिटिश से लिया है। और साथ में जो इंट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर रोल, यानी जो हमारा लोकसभा या राज्यसभा का जो स्पीकर होगा उसका क्या क्या काम होगा, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके जी। और साथ ही में मैं बता दूं कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि कानून कैसे पास होगा, कानून कैसे पास नहीं होना चाहिए, ये भी हमने अंग्रेजों से लिया है। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस बताऊं मैं क्या होता है। देखो, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कानून को कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे होता है कानून, कैसे मतलब दायरे में कौन कौन आएगा कानून के। और इसमें है कि लॉ कैसे पास होना चाहिए, कानून कैसे बनना चाहिए। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके जी। अब आते हैं कि जी हमने यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। पहले तो चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट है ना हमारे, कौन कौन से, ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और साथ ही में द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की क्या क्या पावर है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो जुडिशरी को लगा कि कोई कानून बनाया ना जो पार्लियामेंट ने, वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो उस पर रोक लगा सकता है। ये पावर भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है जी। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आयरलैंड के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें ली है। तो मैं आपको बता दूं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक चीज़ ली है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ ऐसे राइट होते हैं जो फंडामेंटल राइट होते हैं, तो फंडामेंटल राइट को हटाकर भी कुछ राइट्स होते हैं हमारे, और उसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि पेंशन, पेंशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे जो एज वाले होते हैं ना, 60 अबव होते हैं, उनको जो पेंशन मिलती है वो उनका फंडामेंटल राइट नहीं है, बट वो उनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग राइट है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है जी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी समानता, बराबर, फ्रेटर्निटी यानी एक तरह से भाईचारा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या, भाईचारा आप कह सकते हो, बंधुत्वा कह सकते हो। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से ली है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ओके, अगर आपने क्लास 10th में, मतलब क्लास 9th और 10th में फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। यही चीज़ है लेगेसी ऑफ फ्रेंच या फ्रेंच रेवोल्यूशन, यही है। ओके, नेक्स्ट है जी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कनाडा बोलूँ या कनाडा, समझ जाना, ठीक है। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पहला तो फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, या मैं कहूँ द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, आपको पता है इंडिया के अंदर 2 टाइप की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे टाइप की भी गवर्नमेंट है, वो छोड़ो, अभी 2 टाइप की मेजर गवर्नमेंट है, मेजर। तो ये जो हमारी 2 टाइप की गवर्नमेंट है, ये 2 टाइप की है, 3 टाइप की या 4 टाइप या 5 टाइप की क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ ये 2 टाइप की है। ये चीज़ हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वहाँ पर 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट की और एक सेंटर की। तो वही चीज़ हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। और ये जो हमने लिया है ना, इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही बता रखा है। ओके जी, एक और चीज़, जो लास्ट चीज़ हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो नए नए आए, जैसे साइबर क्राइम। जब हमारा पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उस टाइम साइबर क्राइम नहीं था, बट आज है। तो उससे रूल और रेगुलेशन बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये कैसे पता चलता है कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। हमने ये बात कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है कि अगर कोई नया टॉपिक हो तो उस पर रूल और रेगुलेशन बनाने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ओके जी, चलो अब है ना, क्वेश्चन क्या आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने कॉपी किया एक तरह से। तो क्या लिखोगे आप, आपको लिखना है कि हाँ ये बात ठीक है, हमने दूसरी कंट्री से बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे प्रोविजन हमने दूसरी कंट्री से लिए हैं, पर हमने उन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को आंख बंद करके नहीं लिया। हमने पहले उसको चेक किया है और उसकी सूटेबिलिटी चेक करी है कि क्या वो हमारी कंडीशन पे फिट बैठता है या नहीं बैठता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन में थी बट हमने नहीं ली, क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं लगी। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी, जैसे कि मान लो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जी भेदभाव, ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ये थोड़ा सा अमेरिका के अंदर भी होता था, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले लिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमारे पे फिट बैठती थी ना हमारी कंडीशन पे, वही चीज़ें हमने ली है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिया। ओके जी, तो अब देखो एक है ना टॉपिक और है, ठीक है, मतलब एक टॉपिक और रहता है, इसका एक और पार्ट है।
जल्दी ख़त्म करवा दूंगा, वैसे वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना है। सीधा अगर वो क्वेश्चन आता है ना 5 नंबर का आता है, वो क्वेश्चन क्या होगा याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जी, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए थे, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या पॉइंट थे उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और मैं बता दूं इस चैप्टर के मैं एमसीक्यू भी अपलोड करूंगा, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करूंगा, ठीक है जी। तो नोट्स वगैरह के लिए और सारी की सारी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, या तो एक वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो जीपी लिंक का भी आपको, मतलब जीपी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको पता है कि जीपी लिंक कैसे ओपन करते हैं तो ठीक है, नहीं पता तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी, नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी। तो यार आप है ना इंस्टाग्राम पे मेन पॉइंट स्टडी का पेज है, उसको फॉलो कर लेना। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं क्या अपलोड करने वाला हूँ, क्या अपलोड नहीं करने वाला, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोबारा से बोल रहा हूँ यार, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मेरे को पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू है, ठीक है। बट थोड़ी सी और, ठीक है, थोड़ा सा और, इससे पता है क्या रहता है, इससे मेरे को भी प्रेशर रहता है कि यार इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं। आप जैसे मैं ना डेली 2 या 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और बच्चे, एक टाइम था जब मैं 1 वीडियो अपलोड करता था 2-3 दिन में, बट अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए मेरे पे प्रेशर डालते हैं तो इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है, तो इससे मैं भी एक तरह से एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो अब आप 11th क्लास में आ गए हो, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैं फर्स्ट पार्ट में ही बता चुका हूँ। एक मेन पॉइंट टेक का चैनल पर रहा है अर्निंग के बारे में है वो कि आप कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे अर्न नहीं कर सकते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे अर्न कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ सीखना, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लोगे तभी, उस पढ़ाई का यूज़ भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएचडी घर पे बैठे रहते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज नहीं ली, तो फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई वीडियो बना रखी होगी तो पेन और कॉपी लेकर बैठना और समझने की कोशिश करना कि मैंने उस वीडियो में क्या बताया। सिर्फ ऐसे देख कर वो मत हो जाना, मोटिवेट मत हो जाना, वीडियो को देखना, समझना कि कैसे करा है मैंने, कैसे नहीं करा, ठीक है जी। ओके, और एक मेन पॉइंट गेमिंग का भी चैनल है, ठीक है। तो अगर आप गेमर हो तो आ जाना वहाँ पर, देखेंगे कितने बड़े गेमर हो आप। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।